हेलो फ्रेंड्स, एसके टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे। फिजिक्स में प्रकाश का अपवर्तन दूसरा चैप्टर है जो कि पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग प्रकाश का अपवर्तन के बारे में समझ चुके थे। इसके बाद फिर बहुत सारा चीज़ों के बारे में जान चुके थे। यहाँ पर देखिए इस तरह से हम जो है प्रकाश जो है इसके बारे में बहुत सारा चीज़ जान चुके थे। अब देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर सघन माध्यम, विरल माध्यम, इसके बारे में भी जान चुके थे। यहाँ पर जो है अपवर्तनांक है कुछ, उसके बारे में भी जान चुके थे। ठीक है, अगर जो भी वीडियो नहीं देखे हैं उसको पहले देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में, इसके बारे में भी जान चुके थे। लेकिन अब थोड़ा सा जो है इसके दैनिक जीवन में उपयोग पूछेगा, प्रकाश के अपवर्तन का कहाँ कहाँ उपयोग होता है, तो उसके बारे में जानेंगे। तो अगर जो भी वीडियो नहीं देखे हैं पीछे का वीडियो देख लीजिए। ठीक है, टोटल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पार्ट 1 में होगा। अब पार्ट 2 जो है इसमें हम लोग जो है देखिए क्या कहता है, अच्छा से ध्यान दीजिएगा। प्रकाश के अपवर्तन का नियम का उपयोग जीवन में कहता पानी की प्रकाश के अपवर्तन का नियम का उपयोग। यहाँ पर देखिए प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग। यहाँ पर जो है इसका उपयोग जो है हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं देखिएगा। कहता पानी की सतह पर छड़ का मुड़ा हुआ दिखना। याद रखना है, पानी की सतह पर छड़ का जो है मुड़ा हुआ दिखना, ये जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। पूछेगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण कौन से घटना होता है, तो याद रखना पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ दिखना, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। यहाँ पर देखिए एक तरह से मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। अगला जो है यहाँ पर दूसरा जो है इम्पोर्टेंट है, ये भी कहता है पानी से भरी बाल्टी की गहराई का कम प्रतीत होना। याद रखना, जहाँ भी प्रतीत का बात होगा तो वहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन का नियम फॉलो करेगा। तो यहाँ पर पानी से भरी बाल्टी की गहराई का कम प्रतीत होना किसका नियम है? प्रकाश के अपवर्तन का। याद रखना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण से ही पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होता है। याद रखना इसको। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रखना है आप लोग को। अब जो है आगे देखिए, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में। देखिए यहाँ पर प्रिज्म कर में अच्छे से दिखिएगा, क्योंकि प्रिज्म से क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव भी। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रिज्म, अगला क्या है? प्रिज्म। तो प्रिज्म के बारे में अच्छे से समझते हैं। प्रिज्म क्या किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, टोटल डिफिनेशन अच्छे से इसको देख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। देखिए प्रिज्म कहता है किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठ के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म जो होता है पारदर्शक होता है। प्रिज्म जो है ना, यहाँ पर देखिए प्रिज्म का आकार दिया है एक तरह से। यहाँ पर इस तरह से जो है एक आयताकार फिगर ले लीजिएगा। यहाँ पर आयताकार फिगर ले लेना है। इसके बाद फिर इसके ऊपर में जो है आपको क्या बनाना है? एक त्रिभुज बना दीजिएगा। ठीक है, एक यहाँ पर भी एक तरह से इस तरह से एक त्रिभुज बना दीजिएगा। इसको क्या कीजिएगा? मिला दीजिएगा। यहाँ पर जो है एक प्रिज्म बन जाएगा। यहाँ पर कहता है किसी कोण पर, देखिए यहाँ पर ए और ए डैश कोण पर झुका हुआ है 2 समतल सतह, ये दोनों समतल सतह है। यहाँ पर जो है पृष्ठ के बीच घिरे, यहाँ पर किसी पारदर्शक, ये पारदर्शक होता है, ये कांच का बना होता है। पूछेगा प्रिज्म किसका बना होता है? कांच का। याद रखना है, प्रिज्म जो है किसका बना होता है? कांच का बना होता है। तो यहाँ पर इसमें जो है इसका डेफिनेशन याद रखना है। यहाँ पर फिर से एक बार देख लीजिए, किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठ के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। याद रखना आप लोग को। ठीक है, अगला जो है प्रिज्म जो है याद रखना है। प्रिज्म में पूछेगा कुल कितना सतह होता है, तो प्रिज्म में कुल जो है हम बता देते हैं। यहाँ पर कुल जो है सतह पूछेगा प्रिज्म में, तो याद रखना आप लोग को 5 सतह होता है। कितना सतह होता है? 5 सतह होता है। और समतल सतह पूछेगा कितना होता है? समतल सतह प्रिज्म में तो याद रखना आप लोग को 3। कितना होता है? 3। और त्रिभुजाकार सतह पूछेगा कितना होता है? त्रिभुजाकार सतह प्रिज्म में कितना होता है? तो याद रखना आप लोग को 2। कितना होता है? 2। और अपवर्तक सतह कितना होता है? अपवर्तक सतह पूछेगा कितना होता है? तो ये भी 2 होता है। तो इतना बात को याद रखना है, प्रिज्म से ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ठीक है, अब जो है प्रिज्म का आकार आप लोग समझ गए हैं, प्रिज्म कैसे बनता है। प्रिज्म में कुल कितना सतह होता है? 5 सतह होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, अब आगे देखिए यहाँ पर जो है एक तरह से देखिए कोई भी प्रिज्म जो है, यहाँ पर त्रिभुजाकार कोई प्रिज्म ले लिए हैं। यहाँ पर जो है कोई भी प्रकाश का किरण मान लीजिए इधर से आया, ये प्रकाश का किरण आया। जानते हैं जब विरल से सघन में जाता है, ये कांच है ना, यहाँ पर कांच का बना, जब ये विरल से सघन, यहाँ पर एक नॉर्मल डाल दिए हैं, नॉर्मल यानी लंब डाल दिए हैं। ठीक है, और जब प्रकाश का किरण जानते हैं विरल से सघन में जाता है तो क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो ये अभिलंब है, इसकी ओर मुड़ जाएगा, तो यहाँ पर अभिलंब की ओर मुड़ गया है, यहाँ पर एक किरण यहाँ पर आ गया। ठीक है, और जब फिर यहाँ से जो है अब किरण जो है
यहाँ पर जब फिर सघन माध्यम हो गया, सघन से जब विरल में आएगा तो क्या होता है, यहाँ पर फिर एक तरह से अभिलंब डाल दिए, नॉर्मल डाल दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर एन था नॉर्मल, यहाँ पर एम नाम ले लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर जब प्रकाश का किरण जो है जब सघन से विरल में जाएगा तो क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर हो जाएगा, ये अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर। तो यहाँ पर दूर होकर के नीचे की ओर आ गया है, ठीक है। ये प्रकाश का किरण क्या हो गया, नीचे की ओर आ गया है। तो इसी को जो है यहाँ पर जो है एक तरह से त्रिभुजाकार में प्रिज्म को दिखाए हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको आपतित किरण कहेंगे, इसको कौन सा किरण कहेंगे, आपतित किरण, याद रखना है। और जब यहाँ पर दूसरा किरण जो है यहाँ पर बाहर की ओर निकला, इसको कहते हैं निर्गत किरण। इसको कौन सा किरण कहते हैं, तो याद रखना आप लोग को, कौन सा किरण, निर्गत किरण कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसको निर्गत किरण कहते हैं, और याद रखना है। अब यहाँ पर जो एक कोण बनता है उसको देखिए कौन सा कोण कहते हैं। यहाँ पर देखिए आपतित किरण और निर्गत किरण, तो यहाँ पर देखिए किरण, आपतित किरण जो है आगे की ओर इसको बढ़ाएंगे, और यहाँ पर निर्गत किरण जो है इसको भी आगे की ओर बढ़ाएंगे। जब दोनों जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर एक कोण बनेगा, उसको कोण का नाम है विचलन कोण। कौन सा कोण, विचलन कोण। तो याद रखना आप लोग को, विचलन कोण किसे कहेंगे, तो याद रखना है आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं, ठीक है। याद रखना इतना बात को। अब यहाँ पर आगे जो है अब पढ़ेंगे लेंस के बारे में। अगला क्या है टॉपिक, लेंस। यहाँ पर लेंस इंपॉर्टेंट है, लेंस। तो लेंस देखिए पूछेगा किसे कहते हैं, तो याद रखना लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। लेंस जो होता है वो दो ज्यामितीय सतहों से क्या होता है, घिरा होता है। अभी लेंस के बारे में अच्छे से और डिटेल से समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा। लेंस जो है पूछेगा कितना प्रकार का होता है, लेंस दो प्रकार का होता है। लेंस कितना प्रकार का, दो प्रकार का। पहला उत्तल लेंस, पहला कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, और दूसरा क्या होता है, अवतल लेंस। पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस होता है, याद रखना आप लोग को, ठीक है। अब जो है यहाँ पर देखिए लेंस के बारे में, लेंस पूछेगा किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए लेंस की परिभाषा है। लेंस जो होता है, उत्तल लेंस पहला है, उत्तल लेंस में किनारे की अपेक्षा मध्य का भाग, मध्य मतलब बीच का भाग अधिक मोटा होता है, उसे कौन सा लेंस कहेंगे, उत्तल लेंस। याद रखना, ऐसा डिफिनेशन इसको लिखना है, वैसा लेंस जिसमें किनारे की अपेक्षा मध्य यानी बीच का भाग अधिक मोटा हो उसे उत्तल लेंस कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग परिभाषा लिख लीजिएगा। अगला जो है अवतल लेंस। अवतल लेंस वैसा लेंस जिसमें मध्य भाग की अपेक्षा किनारे का भाग अधिक मोटा हो, मध्य भाग की अपेक्षा किनारे का भाग क्या हो, अधिक मोटा हो, उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। तो उसे अवतल लेंस कहते हैं, ठीक है। अवतल लेंस जो है आप लोग फिगर से यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर फिगर हम बताते हैं। इस तरह से जो है याद रखना है, एक फिगर बनेगा तो इसी को क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए लेंस जो है क्या कहते हैं, इसका परिभाषा समझिए। लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है, यहाँ पर देखिए पारदर्शक होता है। लेंस जानते हैं कांच का बना होता है, यहाँ पर पारदर्शक रहता है दोनों, ठीक है। यहाँ पर कहता है पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो, यहाँ पर जो दो देखिए दो निश्चित ज्यामितीय सतह, दो को देखिए निश्चित ज्यामितीय सतह है, एक इधर से है ज्यामितीय सतह और दूसरा इधर से है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, ज्यामितीय सतह से क्या होता है, घिरा होता है, ठीक है। इसको जब यहाँ पर देखिए इस तरह से जब एक तरह से इसको जब आगे की ओर बढ़ाएंगे, इसको जब इधर बढ़ाएंगे तो एक तरह से क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा, गोल होगा कि ना। इसको इस तरह से था, इसको भी जब आगे की ओर इधर बढ़ाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर यही जो है गोल को काट करके यही क्या बनाया गया है, लेंस बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है एक तरह से बीच में एक तरह से हम मुख अक्ष भी खींच सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से खींच सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में आगे बताएंगे आप लोग को। यहाँ पर देखिए पहला समझ गए हैं कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। यही कौन सा लेंस था, उत्तल। अब अवतल लेंस देखिए इस तरह से अवतल लेंस बनेगा, इसका परिभाषा अच्छे से समझिएगा। उत्तल लेंस जो है क्या कहता है, यहाँ पर देखिएगा अच्छे से, देखिए क्या लिखा था, उत्तल लेंस किनारे की अपेक्षा मध्य का भाग क्या होता है, मोटा। यहाँ पर देखिए किनारा, ये किनारा हुआ, ठीक है, बीच में क्या होता है, मोटा है, बीच में मोटा है कि नहीं। उसी तरह से अवतल लेंस में क्या कहता है, यहाँ पर देखिए किनारे की अपेक्षा मध्य का भाग क्या होता है, पतला होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है तथा अवतल लेंस में मध्य भाग की अपेक्षा किनारे का भाग क्या होता है, अधिक मोटा होता है। यहाँ पर ये जो है एक तरह से पतला होता है और किनारा क्या होता है, मोटा होता है। तो उसको कौन सा लेंस कहेंगे, अवतल लेंस। उसको कौन सा लेंस, अवतल लेंस कहते हैं। तो यहाँ पर समझ गए हैं। अब देखिए लेंस, दोनों प्रकार के लेंसों को तीन
तीन रूप होते हैं। देखिए इसका तीन तीन रूप है। पहला रूप जो है यहाँ पर देखिए इस तरह से जब लेंस रहेगा इसको कहते हैं उभयोतल लेंस। कौन सा लेंस? उभयोतल लेंस। और जब यहाँ पर समतल इस तरह से, जब इस तरह से एक रेखा यहाँ पर इस तरह से रहेगा इसको कहते हैं समतलोत्तल, समतलोत्तल लेंस। ठीक है, याद रखना आप लोग को। अगला जो है यहाँ पर अवतलोत्तल, इस तरह का जब लेंस रहेगा तो इसको कौन कहेंगे? अवतलोत्तल कहेंगे। अगला जो है यहाँ पर देखिए इसको कहते हैं अवतल लेंस है। ठीक है, इस तरह से अवतल लेंस बनता है। बीच में क्या है? किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता है तो उसको क्या कहते हैं? अवतल लेंस। और किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा, तो उसको कौन सा लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। यहाँ पर इसको उभयावतल लेंस। और यहाँ पर देखिए इस तरह से समतल हो जाएगा, यहाँ पर इसको कौन सा लेंस? समतल लेंस। इसको कहते हैं उत्तलावतल, उत्तलावतल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर और थोड़ा सा अच्छे से देखिए आगे। यहाँ पर देखिए क्या कहता है। अगला जो है वक्रता केंद्र, किसके बारे में जानेंगे? वक्रता केंद्र के बारे में। वक्रता केंद्र देखिए पूछेगा, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बारे में जानते हैं। वक्रता केंद्र पूछेगा किसे कहते हैं? देखिए क्या कहता है, लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए ना, यहाँ पर नहीं समझाएंगे। देखिए वक्रता केंद्र हम समझाते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ पर एक तरह से मान लीजिए ये गोलीय सतह, ये गोल हो गया। ठीक है, इधर से मान लीजिए एक दूसरा गोल, इस तरह से फिगर बना दिए। तो यहाँ पर जो ये जो गोलीय सतह जो हुआ, ये जो गोला जो खींचाया, इसी को जब एक तरह से बीच में जो है मुख अक्ष यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक तरह से बीच में यहाँ पर जानते हैं इसका केंद्र होता है। इधर भी क्या होता है? केंद्र। यहाँ पर C1 मान लीजिए, इसको C2 मान लीजिए। C यानी सेंटर, इसको केंद्र मानते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। इसी को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। याद रखना है। ठीक है, वही लिखा हुआ यहाँ पर, लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को, लेंस के घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को, इसको घेरने वाले केंद्र को यहाँ पर इधर से भी घेरेंगे तो यहाँ पर केंद्र को जो ही वही क्या कहता है? केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ पर लेंस का क्या हुआ? ये वक्रता केंद्र हो गया। यहाँ पर लेंस का वक्रता केंद्र हो गया, ये दोनों। ठीक है, यहाँ पर वक्रता केंद्र हो गया। यहाँ पर समझ गए होंगे। अब देखिए आगे, वक्रता केंद्र के बाद मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष। अगला क्या है? मुख्य अक्ष। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतहों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा होता है। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो मिला दिए इसको, यहाँ पर जो है वही लिखा है, किसी लेंस का मुख्य अक्ष जो है उसकी सतहों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली। यहाँ पर जो है एक तरह से इस तरह से रेखा जो खींच दिए, इसी को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ पर जो है इस तरह से बना सकते हैं फिगर। मान लीजिए इस तरह से इधर बनाते हैं। यहाँ पर देखिए मान लीजिए इस तरह से फिगर है, यहाँ पर जो है एक तरह से बीच में रेखा खींच देंगे, इसी को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। समझ गए मुख्य अक्ष के बारे में भी। ठीक है, यहाँ पर पिछले चैप्टर में भी बताए थे मुख्य अक्ष के बारे में, यहाँ पर याद रखना। अगला है किसी प्रकाश केंद्र पूछेगा, किसे कहेंगे? देखिए प्रकाश केंद्र समझिएगा, किसी पतले लेंस का प्रकाश केंद्र उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के निकल जाती है। देखिए प्रकाश केंद्र में क्या होता है, समझिएगा इसको। देखिए मान लीजिए इस तरह से कोई भी लेंस है, ये लेंस मान लीजिए कौन सा है? उत्तल लेंस है। इसको कौन सा लेंस बोलेंगे? उत्तल लेंस। इसको कौन सा लेंस कहेंगे? उत्तल लेंस। यहाँ पर जो है कोई भी, यहाँ पर मान लीजिए मुख्य अक्ष है, यहाँ पर क्या है? मुख्य अक्ष है। मान लीजिए यहाँ पर जो है कोई भी प्रकाश केंद्र है, यहाँ पर बिंदु जो है प्रकाश केंद्र जो है मुख्य अक्ष के यहाँ पर बीच में जो है एक मान लीजिए, इधर से जब प्रकाश का किरण आएगा, ठीक है, और जब प्रकाश केंद्र पर, इसको जो है बिंदु को ही प्रकाश केंद्र कहते हैं। यहाँ पर प्रकाश केंद्र जो है एक तरह से सीधे निकल जाएगा, तो इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश केंद्र कहते हैं। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, कहता है कि प्रकाश केंद्र उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है, मुख्य अक्ष पर, ये मुख्य अक्ष ही है, ये क्या है? मुख्य अक्ष ही है, वह बिंदु है, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है, जो मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद, यानी लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के, बिना विचलन मतलब बिना यहाँ पर अपना जो है रास्ता बदले, यानी ठीक है, विचलन के ही सीधे निकल जाती है, यहाँ पर विचलन के निकल जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश केंद्र कहते हैं। याद रखना, प्रकाश केंद्र में यहाँ पर फिगर में भी दिखाया गया है। प्रकाश केंद्र में देखिए कोई भी मुख्य, यहाँ पर आपतित किरण है, यहाँ पर प्रकाश, यहाँ पर बिंदु पे टकराया, ठीक है, और यहाँ पर सीधे निकल गया है, तो इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश केंद्र। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकाश केंद्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश केंद्र कहते हैं। समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर आगे जो है प्रकाश केंद्र, इसमें भी ये भी एक तरह से यहाँ पर मोटा लेंस रहे तो उसका प्रकाश केंद्र यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब लेंस की क्रिया देखते हैं। अब लेंस की क्रिया के बारे में समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर
अब यहाँ पर लेंस जो है, जब जानते हैं अभी तुरंत बताया आप लोग को, कितना प्रकार के, 2 प्रकार का होता है। लेंस कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। तो अब जो है लेंस का क्रिया जो है उसके बारे में समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर लेंस कितना प्रकार का अभी बताएं, 2 प्रकार का। पहला जो है मान लीजिए इस तरह से, ये कौन सा लेंस हुआ आपका? उत्तल लेंस। यहाँ पर क्या बताएं इसको, अभी बताएं मुख अक्ष, इसको क्या कहता है? मुख अक्ष कहता है। यहाँ पर इसको जब आगे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर C1 बताए थे, यहाँ पर क्या बताए थे? C1। और यहाँ पर जो है एक तरह से कोई भी जैसे इस तरह से मानते थे, इसको क्या बोले थे? ये दर्पण था। कौन सा दर्पण था? अवतल दर्पण। इसको अभी क्या कहते थे? मुख अक्ष कहते थे। यहाँ पर जब फोकस होता था, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता था? C यानी वक्रता केंद्र होता था। यानी फोकस यानी यहाँ पोल से फोकस की दूरी और यहाँ से F से C की दूरी दोनों क्या होता था? बराबर होता था। यहाँ पर उसी तरह से लेंस में भी यहाँ पर जो है यहाँ से यहाँ प्रकाश केंद्र से ये फोकस की दूरी, ठीक है, यहाँ पर फोकस और यहाँ पर जो है यहाँ पर वक्रता केंद्र की दूरी जो है दोनों क्या होगा? बराबर होगा। इसीलिए यहाँ पर क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, इसको जो है याद रखना है, इसको क्या बोलेंगे? F1 बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? F1। इसको बोलेंगे 2F1 बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? 2F1 बोलेंगे। यहाँ पर जो है इस तरह से गोला होता है, तो यहाँ पर इसीलिए जो है इधर भी एक गोला बनेगा, इसीलिए जो है इसमें फोकस की संख्या 2 होगा। यहाँ पर प्रकाश केंद्र होता है जिसको 2F1 बोलेंगे, और दूसरा यहाँ पर F2 होगा। दूसरा क्या होगा? F2। और यहाँ पर जो है यहाँ पर इसी तरह से 2F2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2F2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोई भी प्रकाश का यहाँ पर मुख अक्ष के समांतर कोई प्रकाश का किरण आया, तो यहाँ पर जब दर्पण से टकराएगा, दर्पण कहते हैं लेंस से टकराएगा, तो किसके यहाँ पर कहाँ से जाएगा? यहाँ पर फोकस की ओर, फोकस से होकर जाता है। कहाँ से होकर जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए प्रकाश इस तरह से कोई मुख अक्ष के समांतर आया, इस तरह से टकराएगा, तो यहाँ पर जो है इस तरह से कहाँ से जाएगा? फोकस से होकर जाएगा, ठीक है। अब मुख्य लेंस में मेन जो है फोकस जो होता है 2 को ही कहते हैं, F2 को ही क्या कहते हैं? मेन फोकस कहते हैं। यहाँ पर याद रखना है, पूछेगा मेन फोकस क्या है, तो यहाँ पर जहाँ से प्रकाश का किरण जो है जाता है उसी को क्या कहते हैं? मेन फोकस। तो यहाँ पर F2 जो होगा आपका क्या हो जाएगा? मेन फोकस होएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेन फोकस हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये समझ गए होंगे आप लोग। मुख अक्ष के समांतर आएगा तो कहाँ से जाएगा? फोकस से जाएगा। इस तरह से समझ गए। अब दूसरा जो है ये कौन सा लेंस के लिए था? ये था उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस के लिए था? उत्तल लेंस के लिए था। अब जो है अवतल लेंस के लिए समझ लीजिए। मान लीजिए इस तरह से कोई भी प्रकाश यहाँ पर जो है, मान लीजिए एक कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। अब यहाँ पर देखिए कोई भी प्रकाश मुख अक्ष आया, यहाँ पर मुख अक्ष है, ठीक है। और यहाँ पर जो है मुख अक्ष जो है इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। और यहाँ पर प्रकाश केंद्र होता है, जानते हैं, अभी तो बताए थे। अब यहाँ पर देखिए कोई भी मुख अक्ष के समांतर आएगा किरण, तो जानते हैं जिधर जब मोटा होता है उधरे प्रकाश का किरण जो है झुक जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी उत्तल लेंस में क्या हुआ था? जिधर मोटा था, मोटा किधर है? नीचे ना, इसलिए जो है प्रकाश का किरण इधर झुक गया था। यहाँ पर देखिए मुख अक्ष के समांतर आया, यहाँ पर प्रकाश जिधर मोटा है उधर झुकेगा, पतला की ओर नहीं भागेगा। यहाँ पर भी उसी तरह से अवतल लेंस। ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। इसमें भी जो है जब मुख अक्ष के समांतर आएगा कोई भी किरण, तो यहाँ पर जो है ये भी किसके ओर जाएगा? मोटा की ओर। यानी जिधर मोटा है, मोटा देखिए ऊपर की ओर है ना, इसलिए यहाँ प्रकाश का किरण जो है इस तरह से भाग जाएगा इधर, ठीक है, तिरछा भाग जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर जो है मान लीजिए इधर आएगा, यहाँ पर आया, इधर की ओर भाग जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं? यहाँ पर देखिए प्रकाश का किरण क्या हो गया? फैल गया। यहाँ पर अब यहाँ पर भी एक तरह से F और यहाँ पर F लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है F2। अब देखिए यहाँ पर प्रकाश के यहाँ पर देखिए एक तरह से नहीं, यहाँ फोकस का परिभाषा फोकस निकल रहा है, इस तरह से प्रतीत होगा। नीचे भी इस तरह से जब मिला देंगे इसको क्या होगा? प्रतीत। और जहाँ पर मेन फोकस कुछ होता है उसको क्या कहते हैं? F2 होता है। बताए थे मेन फोकस F2 से स्विच करेंगे, तो यहाँ पर F2 हो जाएगा इधर, और यहाँ पर 2F2 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा। यहाँ पर जो है मान लीजिए क्या है? 2F1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर बता सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस में जो है यहाँ पर पूछेगा, उत्तल लेंस में फोकस
मेन फोकस क्या होता है, F2 होता है। और अवतल लेंस में भी मेन फोकस क्या होता है, F2 होता है। लेकिन उत्तल लेंस में देखिए, उत्तल लेंस में मेन फोकस जो है इधर क्या हुआ, इधर हुआ, धनात्मक दिशा में होता है। और अवतल लेंस में जो है मेन फोकस देखिए किधर होता है, F2 इधर होता है, ऋणात्मक दिशा में। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है, इसमें किस में होता है, ऋणात्मक दिशा में होता है, याद रखना है इसको। ठीक है, इस तरह से समझ गए हैं, फोकस के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो है अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर किताब में भी वही लिखा हुआ था, समझ गए। अब यहाँ पर देखिए फोकस दूरी थोड़ा सा समझ लीजिए। फोकस दूरी यहाँ पर लिखा हुआ है, फोकस दूरी। यहाँ इससे पहले थोड़ा सा और देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर देखिएगा, इस प्रकार देखिए क्या कहता है, उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को अभिसरित करना है। यानी कि यहाँ पर जो है उत्तल लेंस में जो भी किरण जाएगा तो प्रकाश यहाँ पर देखिए अभिसरित मतलब हुआ कि एक जगह प्रकाश का किरण जो है सिकुड़ जाना। तो यहाँ पर देखिए मुख अक्ष के समांतर आया कोई भी किरण, यहाँ पर जब दर्पण से यानी लेंस से टकराया तो यहाँ पर क्या हो गया, एक तरह से एक जगह आकर के मिल गया है। इधर से भी आया तो एक जगह आकर के मिल गया है। यहाँ पर प्रकाश को फैलाया नहीं है, एक जगह आकर के क्या हो गया, मिल गया। इसीलिए इसको कहते हैं अभिसरित करना होता है। यही कारण है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, याद रखना इसको। ठीक है, और अवतल लेंस, अगला कौन है, अवतल लेंस का कार्य है उससे जाने वाली किरण पुंज को अवसरित करना। अवसरित मतलब होता है फैलना, और अभिसरित मतलब होता है सिकुड़ना। यहाँ पर देखिए मुख अक्ष के समांतर आया प्रकाश का किरण, अभी बताएं, और यहाँ पर जो है लेंस से टकराने के बाद जो है क्या हुआ, प्रकाश का किरण क्या हो गया, फैल गया। यहाँ पर उधर भाग गया, और नीचे भी देखिए मुख अक्ष के समांतर आया कोई भी प्रकाश का किरण, यहाँ पर भी देखिए क्या हो गया, फैल गया है। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पर जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे इसको, यहाँ पर जो मिलेगा इसी को क्या कहते हैं, अपसरित करना। यानी किरण पुंज जो है ना, किरण पुंज जो है किरण और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज क्या हुआ, अपसरित हो गया। अपसरित मतलब क्या हो गया, यहाँ पर किरण जो है एक तरह से क्या हो गया, फैल गया है, नीचे की ओर भी फैल गया। इसीलिए इसको कौन सा लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस। अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। याद रखना आप लोग को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है फोकस। अगला क्या है, फोकस। फोकस के बारे में समझते हैं, फोकस और फोकस दूरी के बारे में। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोकस और फोकस दूरी। तो समझिएगा फोकस किसे कहा गया। यहाँ पर देखिए फोकस का डिफिनेशन यहाँ पर क्लियर होगा आपका। यहाँ पर देखिए पहले फोकस दूरी ये समझ लीजिए। हम देखिए क्या लिखा हुआ है, हम द्वितीय मुख्य फोकस F2 को अभी बताएं, द्वितीय मुख्य फोकस F2। यहाँ पर देखिए द्वितीय मुख्य फोकस क्या था, F2 था ना। यहाँ पर जो है F2 को ही लेंस का फोकस कहते हैं। ठीक है, और द्वितीय मुख्य फोकस की दूरी को ही लेंस का फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ पर समझ गए होंगे, कहता है द्वितीय मुख्य फोकस, यानी दूसरा जो मुख्य फोकस होता है F2 को ही लेंस का फोकस कहते हैं। यहाँ पर जो है F2, यहाँ पर है ना F2, इसी को क्या कहते हैं, फोकस। यहाँ से फोकस जो है जब भी दूरी यहाँ फोकस F2 हो गया आपका। अब फोकस दूरी जो हुआ प्रकाश केंद्र, इसको बताया था अभी क्या है, प्रकाश केंद्र है। प्रकाश केंद्र से यहाँ पर F2 की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। और द्वितीय मुख्य फोकस को ही लेंस का फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा फोकस के बारे में। लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर किरण पुंज लेंस से निकलने के बाद अभिसरित होती है, जहाँ से अपसरित या अपसरित होती है। देखिए अभिसरित होगा किस में, उत्तल लेंस में, अभी बताएं यहाँ पर नीचे। ठीक है, और यहाँ पर अपसरित किस में होगा, अवतल लेंस में होती है या होती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, उत्तल में क्या होगा, डायरेक्ट एक तरह से टकरा जाएगा, और यहाँ पर इसमें प्रतीत होगा, किस में, उत्तल अवतल लेंस में प्रतीत होता है। यहाँ पर देखिए प्रतीत हुआ था, यहाँ पर देखिए इस तरह से ज़बरदस्ती पीछे की ओर बढ़ाए थे तब ना यहाँ पर अभिसरित हुआ था। ठीक है, सॉरी अपसरित हुआ था, यहाँ पीछे की ओर बढ़ाए थे, यहाँ पर क्या हुआ, डायरेक्ट कट गया था, इसीलिए F2 हुआ यहाँ पर। और यहाँ पर जो है F2 यहाँ पर था, यानी इसी को मुख्य फोकस कहते हैं। इधर अवतल लेंस में मुख्य फोकस क्या होता है, अवतल लेंस में मुख्य फोकस होता है ऋणात्मक दिशा में, और उत्तल लेंस में मुख्य फोकस क्या होता है, यहाँ पर धनात्मक दिशा में होता है। समझ गए होंगे। अब देखिए आगे की ओर, लेंस के प्रकाश केंद्र से उसके फोकस की दूरी को
फोकस की दूरी को उस लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ पर देखिए फोकस दूरी बताएं, इसको क्या बोले, फोकस सॉरी प्रकाश केंद्र इसको बोलते हैं। अब प्रकाश केंद्र से यहाँ पर जो है F2 की दूरी को ही क्या बोले, फोकस दूरी कहते हैं। समझ गए हैं, फोकस दूरी। यहाँ पर भी समझ सकते हैं, अवतल लेंस में भी यहाँ पर F2 हुआ, यहाँ प्रकाश केंद्र हुआ, इसकी दूरी को ही क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, ये भी समझ गएंगे अच्छे से। अब देखिए आगे जो है, अब आगे आप लोग को अब यहाँ पर प्रतिबिंब के बारे में समझेंगे। अब किसके बारे में, प्रतिबिंब के बारे में देखते हैं। देखिए प्रतिबिंब अभी मेन टॉपिक है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब पूछेगा कितना प्रकार का बनता है, तो याद रखना दो, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। पहला कौन सा, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा कौन सा, आभासी प्रतिबिंब होता है। देखिए क्या कहता है, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी, आभासी को ही बताए थे काल्पनिक, इसी का दूसरा नाम क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब एक ही हुआ। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब देखिए उसको किसको कहते हैं, समझ लेते हैं। क्या कहता है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, वहाँ पर देखिए पहला चैप्टर जो था प्रकाश का परावर्तन, उसमें क्या था, वहाँ पर था किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, वहाँ पर दर्पण था, यहाँ पर लेंस रहेगा क्योंकि लेंस वाला चैप्टर है। यहाँ पर क्या था, वहाँ पर था परावर्तन के बाद, यहाँ था अपवर्तन के बाद, जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, यही प्रतिबिंब का डिफिनेशन हो गया। पूछेगा प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो यही डिफिनेशन आप लोग को लिख लेना है कॉपी में, अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, समझ जाइएगा। अगला देखिए, प्रतिबिंब पूछेगा कितना प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब पूछेगा कितना प्रकार के, दो प्रकार के। पहला हुआ वास्तविक प्रतिबिंब, पहला कौन सा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा हुआ आभासी, और आभासी का ही दूसरा नाम है क्या है, काल्पनिक। आभासी, सी याद कीजिए, हम क्या बोले थे, सी मतलब सीधा, सी मतलब क्या बताए थे, सीधा। तो याद रखना है आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है, हम बता चुके हैं वैसे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर समझिएगा अच्छे से, और भी अच्छे से समझाएंगे अभी। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब देखिए किसे कहता है, तो समझिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब जानते हैं कैसा बनता है, उल्टा बनता है, बताए थे पिछले क्लास में भी। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, वास्तविक प्रतिबिंब कहता है किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। याद रखना, इसको लाइन को भी लिख लीजिएगा अच्छे से कॉपी में। वास्तविक प्रतिबिंब को क्या कहाँ पर प्राप्त किया कर सकते हैं, पर्दे पर, याद रखना है। और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम पिछले चैप्टर में बताए थे वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा क्या बनता है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है, याद रखना है। और आभासी प्रतिबिंब समझिए, अगला क्या है, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है, याद रखना, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। आभासी याद कीजिए, सी मतलब सीधा, सी मतलब क्या बोले थे, सीधा होता है, याद रखना इसको। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर प्रकाश केंद्र के बारे में बता चुके हैं। प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण, अब थोड़ा सा किरण के बारे में देख लेते हैं। लेंसों में किरण की बनावट, यहाँ पर देखिए लेंसों के लिए किरण आरेख की बनावट। अब थोड़ा सा किरण के बारे में जान लेते हैं। जब तक किरण के बारे में नहीं जानेंगे तब तक जो है प्रतिबिंब नहीं बना सकते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब बनने के लिए बताए थे कितना किरण की आवश्यकता होती है, दो। कोई भी प्रतिबिंब बनने के लिए कितना किरणों की आवश्यकता होती है, दो। यहाँ पर लिखा हुआ है किन्हीं दो किरणों को ले सकते हैं। प्रतिबिंब की रचना के लिए हम लोग कितना किरण की ले सकते हैं, दो किरण। तो वही दो को किरण कम से कम समझ लीजिए, दो को, तीन को, चार को किरण है, उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए पहला किरण है प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण, यानी प्रकाश केंद्र के दिशा में कोई भी किरण आएगा, देखिए क्या होता है। लेंस के प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुई सीधे निकल जाती है। देखिए बहुत बड़ा बात है, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रकाश केंद्र इसको बताए थे। ठीक है, पीछे यहाँ पर कोई भी आपतित किरण है, इधर से आया और लेंस यहाँ पर प्रकाश केंद्र से टकराया, और टकराने के बाद जो है ना, जब सीधे निकल जाएगा प्रकाश किरण, यहाँ पर जो है प्रकाश केंद्र से होकर जो है सीधे निकल जाएगा, इसी को क्या कहते हैं, आपतित किरण। जब सीधे निकल जाती है तो उसे क्या कहते हैं,
तो याद रखना, पहला प्रकाश किरण की दिशा में आपतित किरण क्या होता है, यहाँ टकराने के बाद जो है सीधे निकल जाती है, पहला हुआ। ये कौन सा लेंस हुआ, उत्तल लेंस। और यहाँ पर अवतल लेंस में जो है, इसमें भी जब प्रकाश किरण जो है दर्पण से यहाँ पर लेंस से टकराएगा प्रकाश किरण से, ये भी सीधे निकल जाएगा। पहला पॉइंट याद रखना है। अगला है मुख अक्ष के समांतर किरण, यानी मान लीजिए कोई यहाँ पर क्या है, उत्तल लेंस है, यहाँ पर कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। यहाँ पर देखिए मुख अक्ष के समांतर कोई भी किरण आया, और जानते हैं मुख अक्ष के समांतर आएगा तो कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर किरण जो है यहाँ फोकस से गया, ठीक है। इधर से भी मान लीजिए कोई भी किरण आएगा तो कहाँ से जाएगा, फोकस से ही जाएगा। इस तरह से फोकस से जाएगा किरण, कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। तो वही कहता है, इसको भी याद रखना है। अगला अवतल लेंस में, अगला कौन सा लेंस में, अवतल लेंस में, यहाँ भी मुख अक्ष के समांतर आएगा किरण। जानते हैं जिधर मोटा होता है उधर प्रकाश का किरण फैल जाता है, ठीक है। यहाँ पर फैल जाएगा, यहाँ पर पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर प्रतीत होगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरा किरण इधर से भी ले सकते हैं, जानते हैं इधर से लेंगे तो यहाँ पर इधर फैल जाएगा इसका भी प्रकाश का किरण। यहाँ पर जो है इसमें भी जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे तब यहाँ पर दोनों एक दूसरे को क्या होगा, मिलेगा, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, फोकस, इसी को क्या कहते हैं, फोकस, सब ठीक है, यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पर दूसरा किरण हो गया। अगला प्रतिबिंब बनने के लिए 2 किरणों की आवश्यकता होती है, यहाँ समझ गए। अगला फोकस की दिशा में आपतित किरण। अब मान लीजिए कोई भी किरण, तीसरा किरण ले रहे हैं, फोकस की दिशा में ही कोई भी किरण आ रहा है। जब फोकस की दिशा में आएगा तो यहाँ पर जो है मुख अक्ष के क्या हो जाएगा, समांतर। इसको क्या कहते हैं, मुख अक्ष कहते हैं। इसी के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा किरण, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए मुख अक्ष की दिशा में आएगा तो यहाँ पर इस तरह से किसके समांतर हो जाएगा, मुख अक्ष के, सॉरी यहाँ पर कोई भी किरण आया यहाँ पर जाना चाहिए इस तरह से फोकस से होकर, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुख अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो इसको समझ गए। अब देखिए उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब देखिए वो कैसे बनेगा और उसके बारे में समझते हैं। देखिए उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना समझिएगा अच्छे से। अब देखिए उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब देखिए कैसे कैसे बनता है उसके बारे में समझिए। उत्तल लेंस उत्तल लेंस, पहला कौन सा लेंस बन रहे हैं, उत्तल लेंस ले रहे हैं, ठीक है। उसमें देखिए प्रतिबिंब जो है कहाँ कहाँ वस्तु को रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, लेंस तथा फोकस के बीच। अब मान लीजिए पहला जो है, पहला क्या है, लेंस और फोकस के बीच हम वस्तु को रख रहे हैं। वस्तु कहाँ रख रहे हैं, लेंस, ये लेंस हुआ, और फोकस, यहाँ पर फोकस हुआ, ठीक है। इसके बीच में वस्तु को रखे हैं। यहाँ पर देखिए ये वस्तु है, क्या है, वस्तु है, यहाँ पर वस्तु है, जानते हैं यहाँ वस्तु है। इसको ये मुख अक्ष के समांतर जाएगा तो कहाँ से जाता है, ये फोकस से होकर गुजरेगा, ये फोकस से होकर गुजर गया, पहला हो गया किरण। अब जानते हैं कि प्रतिबिंब बनने के लिए कितना किरणों की आवश्यकता होती है, 2 किरणों की आवश्यकता है, ठीक है। अब दूसरा जो है, दूसरा किरण जो है यहाँ से ले लिया प्रकाश केंद्र से, दूसरा किरण यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है प्रकाश केंद्र से होकर गया तो जानते हैं प्रकाश केंद्र से होकर जाएगा कोई भी किरण। तो यहाँ पर अभी बताए थे कि प्रकाश केंद्र से होकर जब कोई भी किरण जाएगा तो यहाँ पर क्या जाएगा, सीधे विचलित नहीं होगा, और यहाँ पर सीधे निकल जाता है, ठीक है, ठीक है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। यहाँ पर भी उसी तरह से देखिए, यहाँ पर कोई भी किरण जो है जाएगा तो यहाँ पर सीधे निकल जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ पर इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, इधर तो दोनों मिलेगा नहीं, ठीक है, आगे बढ़ाएंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन जब इसी को पीछे की ओर बढ़ाएंगे और इसको भी यहाँ पर देखिए, इसको भी यहाँ पर जो है पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो दोनों जो है कहीं न कहीं एक दूसरे को मिल जाएगा। और जहाँ पर मिलेगा दोनों किरण तो वहीं पर उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब। यहाँ पर ए भी वस्तु था और ए डैश और बी डैश क्या हो गया, इसका प्रतिबिंब। इसका क्या बना, प्रतिबिंब बना, इसका क्या बना, प्रतिबिंब बन गया। यहाँ पर क्या था, वस्तु, यहाँ पर क्या था, वस्तु। वस्तु कहाँ पर रखे थे, यहाँ प्रकाश केंद्र और F1 के बीच, याद रखना है, या लेंस और फोकस के बीच। ये लेंस और फोकस के बीच जब वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब देखिए यहाँ पर क्या बना, वस्तु से बड़ा बन गया, ठीक है। वस्तु छोटा था, प्रतिबिंब क्या बन गया, बड़ा। आज देखिए वस्तु जिधर है उधरे बन गया उसका प्रतिबिंब, ठीक है, उस उधरे क्या बन गया, उसका प्रतिबिंब बना। तो वही कहता है, देखिए क्या लिखा हुआ है, जब वस्तु लेंस तथा फोकस के बीच स्थित हो तो उसका आभासी प्रतिबिंब बनता है। यहाँ तो क्या आभासी प्रतिबिंब क्यों बना, यहाँ पर ऊपर में वस्तु था, ऊपरे प्रतिबिंब इसका बन गया, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कहता है प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब बनता है, याद रखना। लेंस के उसी ओर बनता है, यानी लेंस के उसी ओर, यानी वस्तु जिधर है उधर ही उसका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया है, ठीक है। जिस ओर वस्तु है, यानी जिस ओर क्या है वस्तु, उधर उसका प्रतिबिंब। और जानते हैं आभासी प्रतिबिंब बनता है तो क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा। आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, इसलिए यहाँ पर जो है यह सीधा और वस्तु से आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखना है पहला पॉइंट। अब दूसरा देखिए,
दूसरा जो है किरण कहाँ कहाँ ले रहे हैं समझिएगा। दूसरा किरण देखिए, दूसरा किरण कहता है फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। फोकस पर मान लीजिए वस्तु पर, फोकस पर स्थित है वस्तु, तो जब वस्तु फोकस पर हो तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए फोकस पर है वस्तु, जब जानते हैं फोकस पर लिए यहाँ मुँह का समांतर आएगा तो कहाँ से आएगा, फोकस से होकर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दूसरा जो है किरण जो है प्रकाश केंद्र से लेकर जा रहे हैं, उसी सीधा निकल जाएगा, प्रकाश केंद्र से जाएगा। यहाँ पर देखिए दोनों जो है एक तरह से यहाँ पर इसको आगे की ओर बढ़ाते जाएंगे, कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वही कहता है कि यहाँ पर जो है एक तरह से प्रतिबिंब जो है बनेगा कहाँ पर, नीचे की ओर, ठीक है। इधर भी आगे की ओर बढ़ाएंगे तो नहीं मिलेगा, और पीछे की ओर भी बढ़ाएंगे तो नहीं मिलेगा, आगे की ओर भी बढ़ाएंगे नहीं मिलेगा, पीछे की ओर नहीं बढ़ाएंगे वो नहीं मिलेगा। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक, क्योंकि नीचे प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और अनंत पर बनेगा, कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा इसका प्रतिबिंब, ठीक है। अनंत पर बनेगा इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो यहाँ पर अनंत पर बनता है, यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब बताए थे कैसा होता है, उल्टा होता है, याद रखना। और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, याद रखना है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट F1 और 2F1 के बीच, यहाँ पर देखिए F1 और 2F1 के जब बीच हो, ठीक है। तो पहला यहाँ पर लिए थे, दूसरा F1 के भी लिए, और अगला है F1 और 2F1 के बीच वस्तु को रख रहे हैं। देखिए यहाँ पर मुख इसके समांतर आएगा तो कहाँ से जाएगा, फोकस से होकर जाएगा पहला, ठीक है। और दूसरा देखिए जब प्रकाश केंद्र से होकर जाएगा तो उसी सीधा में आगे की ओर बढ़ जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से, यहाँ देखिए यहाँ पर दोनों एक दूसरे को मिला कर, जहाँ पर मिलेगा उसी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। यहाँ पर प्रतिबिंब इसका बन गया, ठीक है। यहाँ पर इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। यहाँ पर जो है अब देखिए प्रतिबिंब देखिए कैसा बना, कहता है जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब, तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा, नीचे बना है इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बना। अनंत के बीच बनेगा, अनंत 2F2 और अनंत के बीच, 2F2 और अनंत, यहाँ पर अनंत मान लीजिए इधर है, इसके बीच में बनता है, यह उल्टा था, वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु छोटा है, इसका प्रतिबिंब देखिए थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ना, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। ये भी समझ गएंगे। अब आगे देखिए क्या कहता है, 2F1 पर स्थित हो, मान लीजिए 2F1 पर वस्तु है, ठीक है। तो प्रतिबिंब देखिए यहाँ पर मुख अक्ष के समांतर आया, फोकस से होकर गुजरेगा। दूसरा प्रकाश केंद्र से लिए हैं, ठीक है, आगे की ओर बढ़ाएंगे, यहाँ पर जो है एक तरह से यहाँ पर देखिए 2F2 पर ही बना, ठीक है। 2F1 पर लिए थे, 2F2 पर बना। देखिए क्या कहता है उसका, जब वस्तु 2F1 पर हो तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और 2F2 पर बनेगा, कहाँ बनेगा, 2F2 पर बनता है। यह उल्टा और आकार में वस्तु के बराबर होता है, या उल्टा और वस्तु के बराबर होता है, याद रखना। उल्टा बना है, देखिए ऊपर है वस्तु, प्रतिबिंब नीचे बना, तो इसी को उल्टा न बोलते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टे ही बनता है, समझ गए होंगे। वस्तु जितना बड़ा है उतना ही बड़ा इसमें प्रतिबिंब बना है, ठीक है। अगला 5वां नंबर, 2F1 तथा अनंत के बीच। देखिए 2F1 है यहाँ पर और अनंत इधर है, अनंत, ठीक है। इधर मान लीजिए अनंत के बीच है, तो प्रतिबिंब देखिए के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, यहाँ पर वस्तु है, मुख अक्ष के समांतर आएगा तो फोकस से गुजरेगा। और यहाँ पर जब प्रकाश केंद्र से होकर जाएगा तो उसी सीधा में आगे की ओर बढ़ जाएगा, ठीक है। वहाँ पर जहाँ पर दोनों किरण एक दूसरे को मिलेगा वहीं पर उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। वही का जब वस्तु 2F1 तथा अनंत के बीच स्थित हो तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर F2 और 2F2 के बीच बनता है, ठीक है। F2 और 2F2 के बीच बना है यहाँ पर प्रतिबिंब, और उल्टा और वस्तु से छोटा, यहाँ पर वस्तु बड़ा है, इसका प्रतिबिंब थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। वही छोटा बनता है, याद रखना है, ठीक है। अगला 6ठा नंबर देखिए, अनंत पर, जब वस्तु कहाँ, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। अब अनंत पर देखिए, यहाँ पर देखिए मान लीजिए अनंत पर कोई वस्तु है, इधर अनंत पर वस्तु है, यहाँ पर, ठीक है। अनंत पर वस्तु है, बहुत दूर स्थित वस्तु से आती समांतर किरण, यहाँ पर किरण आएगा तो यहाँ पर कहाँ से, एक तरह से फोकस से होकर जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से दूसरा जो है इस तरह से आया, दूसरा किरण यहाँ प्रकाश केंद्र से होकर यहाँ उसी सीधा में आगे निकल जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर तो वही प्रतिबिंब देखिए छोटा बन गया है, वस्तु बहुत बड़ा था, प्रतिबिंब छोटा बन। वही कहता है जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस के फोकस पर, यहाँ पर देखिए लेंस के कहाँ पर बना, फोकस पर बनता है, जो वास्तविक और उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा होता है, वस्तु से बहुत छोटा होता है, वस्तु से बहुत छोटा बना है। तो इस तरह से हम लोग जो है 6 कंडीशन पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पर 6ठा कंडीशन के बाद जो है अब लेंस लेते हैं, दूसरा लेंस अवतल लेंस। अब कौन सा लेंस लेंगे,
अवतल लेंस के बारे में समझते हैं। अवतल लेंस में समझिएगा क्या कहता है। अवतल लेंस में यहाँ पर एक ही कंडीशन होता है, ठीक है। यहाँ पर अवतल लेंस में देखिए क्या करता है, वस्तु आप कहीं पर भी रख दिए। अवतल लेंस में इधर फोकस जो होता है, यानी वस्तु कहीं पर भी रखेंगे, प्रतिबिंब जो है देखिए क्या बनेगा। प्रतिबिंब जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ मुख अक्ष के समांतर आया तो यहाँ पर जो है फोकस होकर प्रतीत होता है इसमें। इसको ऊपर की ओर मोटा है इसलिए ऊपर की ओर भाग जाएगा प्रकाश किरण। दूसरा किरण देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ प्रकाश केंद्र पर जाएगा तो उसी पथ पर क्या होगा, आगे की ओर निकल जाएगा, ठीक है। और जहाँ पर मिलेगा वहीं पर क्या बना, प्रतिबिंब। देखिए वस्तु बड़ा था, अब प्रतिबिंब क्या बनेगा, छोटा बन गया, ठीक है। इसको आप कहीं पर भी लेंगे इधर, ठीक है, तो प्रतिबिंब जो है ना आपका इधर ही बनेगा, वस्तु से छोटा ही बनेगा। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको समझिएगा। कहता है अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का सदा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। यहाँ पर याद रखना है, अवतल लेंस में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल लेंस में हमेशा क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, चाहे वस्तु कहीं भी रखा जाए। यहाँ पर देखिए साफ लिख दिया है, चाहे वस्तु कहीं भी रखा जाए। यहाँ मुख अक्ष के समांतर आने वाली किरण अपवर्तन के बाद फोकस F2 से आती हुई प्रतीत होती है। F2 से आती हुई क्या होता है, प्रतीत होती है। यहाँ पर देखिए F2 से हुआ प्रतीत हुआ, यहाँ पर डॉट डॉट मतलब प्रतीत हो रहा है, ठीक है, होती है। तथा दूसरी किरण जो लेंस के प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित होती है, दूसरा किरण प्रकाश के केंद्र से होकर आपतित होती है, वह सीधे निकल जाती है। क्या हो गया, सीधे निकल गया है यहाँ पर, ठीक है, निकल जाती है। ये दोनों अपवर्तन के किरणें A' से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका प्रतिबिंब देखिए, समझिए। A' B' वस्तु प्रतिबिंब बना, A' B' और AB क्या है, प्रतिबिंब है, सॉरी हाँ, AB प्रतिबिंब है, A' B' प्रतिबिंब, वस्तु A' B' यहाँ पर क्या है, प्रतिबिंब बना। A1 B1 AB क्या है, वस्तु है, AB क्या है, ये वस्तु है, क्या है, वस्तु है, समझ गए। अब यहाँ पर देखिए कहता है वस्तु है, उसी ओर बनता जिस और वस्तु हो तथा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और सीधा और वस्तु से छोटा, ठीक है, याद रखना इसको। अब यहाँ पर आप लोग लेंस के बारे में समझ गए। अब थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी है, अब लास्ट ही बचा है, चिन्ह परिपाटी के बारे में समझ लेते हैं। चिन्ह परिपाटी में समझिए, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है चिन्ह परिपाटी में। यहाँ पर दे है, मान लीजिए यहाँ पर एक्स अक्ष है, इधर क्या है, वाई अक्ष है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लेंस में जो है याद रखना है, जिस तरह का उसमें था दर्पण में, उसी तरह इसमें भी होगा। देखिए इधर जो है धनात्मक होगा, याद रखना है, लेंस के इधर जो है दाईं ओर क्या होता है, धनात्मक। वही लिखा है, मूल बिंदु से दाईं ओर धनात्मक होता है, और यहाँ पर मूल बिंदु से बाईं ओर क्या होता है, ऋणात्मक। इधर क्या होता है, ऋणात्मक। और यहाँ पर जो है ऊपर की ओर प्रधान अक्ष, ये प्रधान अक्ष है, इसको कौन अक्ष कहते हैं, प्रधान अक्ष कहिए या मुख अक्ष कहिए। इसके ऊपर की ओर दूरियां धनात्मक होती है, ऊपर की ओर दूरी क्या होगा, धनात्मक होता है। और यहाँ पर जो है प्रधान अक्ष के या मुख अक्ष के नीचे की दूरियां क्या होता है, ऋणात्मक। नीचे की ओर दूरियां क्या होता है, ऋणात्मक। मूल, यहाँ पर मूल बिंदु है, बीच क्या है, मूल बिंदु, लेंस का प्रकाश केंद्र इसी को कहते हैं, लेंस का प्रकाश केंद्र इसको कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर समझ गए होंगे आप तो। अब यहाँ पर थोड़ा सा और देख लीजिए, यहाँ पर दो ऑब्जेक्टिव है आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए क्या कहता है, लेंस उत्तल लेंस, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, कि फोकस दूरी धनात्मक होती है। अभी बताए थे लेंस की, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक। देखिए फोकस की दूरी इसका धनात्मक कैसे हुआ समझ लीजिए। यहाँ पर जो है एक उत्तल लेंस है, यहाँ पर देखिए फोकस देखिए F2 मेन फोकस, F2 ही मेन फोकस होता है, इसीलिए इधर बाईं और इधर भी बताए थे। यहाँ पर देखिए दाईं ओर, यहाँ पर क्या हुआ है, दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती है। यहाँ पर देखिए दाईं ओर की दूरी, ये क्या हुआ, F2 हुआ, फोकस हुआ, ये दूरी क्या है, धनात्मक है, इसलिए यहाँ पर धनात्मक होता है। इधर क्या होगा, ऋणात्मक, यहाँ पर ऋणात्मक होगा। यहाँ पर समझ गए होंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, याद रखना है। और अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यानी निगेटिव होती है, इसको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अब थोड़ा सा लेंस सूत्र देख लीजिए, लेंस सूत्र समझिएगा, लेंस सूत्र के बारे में। देखिए लेंस सूत्र किसे कहते हैं, लेंस सूत्र जो है यहाँ पर याद रख लीजिएगा आप लोग, इसी को कहते हैं लेंस सूत्र। इसको कौन सा लेंस सूत्र कहते हैं, 1/v - 1/u = 1/f। 1/v, v मतलब प्रतिबिंब दूरी,
यू मतलब वस्तु दूरी, एफ मतलब फोकस दूरी, ठीक है। लेंस सूत्र इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, लेंस सूत्र, याद रखना है। यहाँ पर लिखा है यू को वस्तु दूरी, भी को प्रतिबिंब दूरी, एफ को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है, लेंस सूत्र। यहाँ पर अगर प्लस कर देगा इसी को क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र बताए थे, इसको कौन सा सूत्र कहेंगे, लेंस सूत्र। दर्पण सूत्र याद कीजिएगा, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र याद है 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र, याद रखना है। अब यहाँ पर समझ जाएंगे आगे। अब देखिए आवर्धन है, लास्ट है आवर्धन। किसके बारे में, आवर्धन के बारे में समझिए। आवर्धन, आवर्धन गोलीय दर्पण की तरह लेंस के लिए भी आवर्धन की परिभाषा, गोलीय दर्पण में जिस तरह था ना आवर्धन, उसी तरह से लेंस में भी आवर्धन की परिभाषा दी जा सकती है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बताए तो उसमें भी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। परिभाषा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है। आवर्धन को किससे सूचित करते हैं, एम से, याद रखना है। आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है, ठीक है। यदि वस्तु की ऊंचाई h हो और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो तो लेंस का आवर्धन बराबर, यहाँ पर देखिए परिभाषा लिखा हुआ है, यहाँ पर सूत्र बन जाएगा एम। एम मतलब मैग्नीफिकेशन यानी आवर्धन को एम से सूचित करते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को यानी m बराबर h डैश, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और h यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। समझ गए होंगे, याद रखना है। और आवर्धन बराबर फार्मूला होता है, याद रखना है, m बराबर h डैश बटे h, यहाँ पर उत्तल लेंस अवतल लेंस, यहाँ पर से के इसमें जो है आवर्धन बराबर m बराबर v/u होता है। वहाँ पर दर्पण में था -v/u, दर्पण में क्या था वहाँ पर -v/u, और यहाँ पर क्या है, आवर्धन बराबर जो होता है, यहाँ पर आवर्धन बराबर क्या होता है, +v/u, ठीक है। इस तरह से समझ गए। अब देखिए लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आवर्धन m के मान में ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ है प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा। यहाँ पर अगर ऋणात्मक रहेगा तो प्रतिबिंब जो है ना वास्तविक के सापेक्ष उल्टा बनेगा, ठीक है, अर्थात वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक। उल्टा प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक बनता है। और एम का धनात्मक, अगर धनात्मक में आ जाएगा तो माना कि आभासी प्रतिबिंब इंगित करेगा, यानी आभासी कब करेगा, धनात्मक आएगा तब। और यहाँ पर ऋणात्मक आएगा तो एम का मान ऋणात्मक आ गया तो क्या होगा, उल्टा बनेगा प्रतिबिंब। और यहाँ पर धनात्मक आएगा तो यानी आभासी, और आभासी कैसा होता है, सीधा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब लेंस की क्षमता देखिए, लेंस की क्षमता समझिएगा। लेंस की क्षमता देखिए, यहाँ पर लेंस की यानी क्षमता, पावर। देखिए क्षमता बराबर P बराबर होता है फार्मूला, P बराबर 1/f, P बराबर 1/f, याद रखना है। फोकस दूरी सेंटीमीटर में व्यक्त किया जाता है। अगर सेंटीमीटर में देगा यहाँ पर फोकस दूरी, तो यहाँ पर 100, ये किस में होता है, मीटर में, किस में होता है, मीटर में होता है। तब यहाँ पर P बराबर 1/f, ठीक है। P बराबर 1/f होता है जब मीटर में, और जब सेंटीमीटर में रहेगा तो इसको P बराबर, P मतलब क्षमता यानी पावर, ठीक है। लेंस की क्षमता यानी P से डिनोट करते हैं पावर को। और यहाँ पर सेंटीमीटर में अगर कहेगा तो यहाँ 100/f, ये सेंटीमीटर में रहेगा, ठीक है। और मीटर में यहाँ पर रहता है, ठीक है। इस तरह से समझ जाएंगे। लेंस की क्षमता का चिन्ह वही होता है जो चिन्ह उसकी फोकस दूरी का होता है, ठीक है। जो चिन्ह फोकस दूरी करेगा वही चिन्ह उसकी क्षमता का भी होगा, याद रखना है। दोनों उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है, धनात्मक, और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, ठीक है। यहाँ पर समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए थोड़ा सा और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात थोड़ा सा और देख लीजिए, 1 मिनट, इसके बाद जो है चैप्टर को समाप्त हो जाएगा आप लोग का। यहाँ पर थोड़ा सा 1 मिनट, कहाँ चल गया, यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर देखिए अच्छे से लिख दिए हैं, अच्छे से। दर्पण सूत्र है, यहाँ पर आवर्धन का धनात्मक मान दर्शाता है प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है। आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है, याद रखना है। दर्पण में बताए थे m बराबर -v/u, और यहाँ पर v/u होता है, ठीक है। ये तो समझ गए होंगे आप लोग। अब इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं क्या, थोड़ा सा और यहाँ पर, ठीक है, ये सब तो क्लियर हो गया।
इस वीडियो में इतना ही लेते हैं। चैप्टर हो गया समाप्त। अब जो है इसमें जो भी सवाल सब है और ऑब्जेक्टिव सब उसको क्लियर करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, आज बहुत थोड़ा लंबा वीडियो बन गया है। ठीक है, इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा आप लोग और अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।